आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो देखो हमने कल ही देखा था कि जितने भी मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, वैसे ही जो सॉलिड्स हैं वो भी किससे मिलके बने हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। अगर हम सॉलिड का यहाँ पे देखें, जैसे कोई भी सॉलिड है, या कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, वो किससे मिलके बना है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। ये किसको दिखा रहे हैं, डॉट जो है, जो सर्किल हमने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाइंड रहते हैं एक फोर्स से, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो केवल अपनी मीन पोजीशन है उसके अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, constituent particles are fixed and they can oscillate about their mean position, ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड कांट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। अगला क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ constituent particles,
अगला, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट, और इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सॉलिड जो है वो किससे मिलके बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इन ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अगला, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बाइंड करके जो फोर्स रखता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल जो होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स रहती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, या हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल काफी पास पास पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगला ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, और क्या हो गया, पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, बोल सकते हैं वेरी लो होती है। ठीक है, अगला क्या हो गया, पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होने की वजह से या स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो, सॉलिड्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले, मार्बल का एग्जांपल ले, और दूसरा हम एग्जांपल ले किसका, चौक का एग्जांपल ले। ठीक है, तो देखो मार्बल और चौक दोनों किससे मिलके बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे चौक भी किससे मिलके बना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन देखो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हमें पता है कि जो मार्बल होता है वो क्या होता है, काफी हार्ड होता है। ठीक है, और जो चौक होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इजीली हम उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, किस पे ये चीज डिपेंड कर रही है कि ये तो हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस सॉलिड के अंदर इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, वो अरेंजमेंट रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। ठीक है, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। पहला है यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अमरफस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इनमें पहला पॉइंट क्या हो गया, दे हैव रेगुलर arrangement of constituent particles and contains long range order। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, रेगुलर होती है।
अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ए बी कोई भी सॉलिड है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे पहले यहाँ पे ए आ गया, फिर बी है, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, ए बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है। तो हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, ए भी कोई भी सॉलिड है, अगर वो क्रिस्टलाइन है तो उसके अंदर ए भी जो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है, यानी कि पहले ए आ रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर एक बी, फिर वापस से यही क्या चल रहा है, रिपीटिशन यहाँ पे चल रहा है। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है कि काफी दूरी तक क्या होता है, यही पैटर्न चलता है अपना, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी रेगुलर पैटर्न वहां पे नहीं होता, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दे हैव irregular arrangement of constituent particles and contain short range order, ठीक है। यानी इनमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे ए भी कोई भी सॉलिड है तो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर से बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है। इनमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो गया, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, दे मेल्ट over range of temperature, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, या हम बोल सकते हैं फिक्स होता है। अगर कोई भी सॉलिड है उसका मान लो 120 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट, तो उसी पॉइंट पे आके वो क्या होगा, मेल्ट होगा। लेकिन ये क्या होते हैं, ओवर रेंज पे क्या होते हैं, ब्रॉड रेंज पे ये मेल्ट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, वो थोड़ा सा नरम होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द मेल्ट्स ओवर रेंज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर, आ गया समझ में। अगला पॉइंट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, तो हम इनको बोल सकते हैं दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, दे हैव indefinite heat of fusion, ठीक है। अगला इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जब इनको हम नाइफ से कट करते हैं तो क्लीन क्लीवेज देते हैं ये, ठीक है। तो क्या हो गया, दे गिव क्लीन क्लीवेज when cut with knife, ठीक है। इनमें क्या हो गया, they do not give clean cleavage when cut with knife,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहला पॉइंट क्या हो गया, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, या आप बोल सकते हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री होती है। इनमें क्या होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, या बोल सकते हैं इरेगुलर इनकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं होता है, शार्प नहीं होता है, ब्रॉड रेंज पे क्या होते हैं, वो मेल्ट होते हैं। अगला क्या हो गया, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इंडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और इसमें क्या हो गया, जब नाइफ से कट करते हैं तो क्लीन क्लीवेज देते हैं, लेकिन ये क्लीन क्लीवेज नहीं देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, देखो एक बार इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपी होते हैं नेचर में, एनआइसोट्रोपी, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपी, और ये होते हैं एनआइसोट्रोपी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मतलब है, एन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक है, और आइसो का मतलब सबको पता है क्या होता है, सेम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन की बात करें तो देखो इस वाले डायरेक्शन में क्या आ रहा है, पहले ए आयन आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए, फिर बी, ऐसे। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए बी ए बी। लेकिन यहाँ चले इस वाले डायरेक्शन में तो सारे ए यहाँ पे आयंस आ रहे हैं, यहाँ पे चले तो सारे बी भी आ रहे हैं, यानी कि हर एक डायरेक्शन में जो आयंस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। और हर एक डायरेक्शन में आयन अगर अलग अलग होंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, या हीट का कंडक्शन हो गया, वो प्रॉपर्टीज सारी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया कि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से हमें हर एक डायरेक्शन में एटम्स का यहाँ पे सेम पैटर्न नहीं मिलता, और सेम पैटर्न ना मिलने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, हम जाएंगे लगभग में वैसा ही पैटर्न मिलेगा, कोई भी फिक्स पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हर एक डायरेक्शन में क्या होंगी, सेम होंगी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्लियर है ये? ठीक है, आगे अगला पॉइंट क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। लेकिन जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, ट्रू सॉलिड्स का मतलब उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी उनमें होती ही नहीं है। लेकिन अमरफस का मतलब क्या है कि, सॉरी, शूडो का मतलब क्या है कि वो थोड़ा बहुत फ्लो कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखा होगा, पुरानी बिल्डिंग जो होती हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं उनके ग्लास नीचे से थोड़े मोटे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो ग्लास वो धीरे धीरे फ्लो करके नीचे जमा हो जाएगा, यानी कि उसमें ग्लास में क्या है, वो ग्लास ट्रू सॉलिड नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लो करने की टेंडेंसी है। और ग्लास किससे एग्जांपल हो गया यहाँ पे, अमरफस सॉलिड का। आगे समझ में? ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, या बोल सकते हैं इनकी क्या होती है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है।
देखिए अमरफस सॉलिड्स में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, या हम बोल सकते हैं कि क्या उसकी इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। अगला पॉइंट हमने देखा था इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, लेकिन एक ब्रॉड रेंज पे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा था कि ये नाइफ के साथ में क्लीन क्लीवेज देते हैं, लेकिन ये नाइफ के साथ में जब कट किया जाता है क्लीन क्लीवेज नहीं देते। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, डेफिनेट होती है, और इनकी क्या होती है, इंडेफिनेट। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसका मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है। ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सूडो सॉलिड्स। ट्रू का मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होती है, जीरो होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, CF2 हो गया, ये सारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमरफस का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है, अमरफस सॉलिड्स। ठीक है। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।